ये है पर्ल हार्बर, जो कभी अमेरिकन मिलिट्री का एक बेस हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा अटैक इसी जगह पर हुआ था, जिसके बाद ये जगह कुछ ऐसी हो गई थी। ये बात है 7 दिसंबर 1941 की, जहां सर्दी की एक ठंडी सुबह का आगाज हो चुका था। शायद ये हिस्ट्री का वो दिन था जहां यूएस नेवी बेस पर एक बहुत बड़ी आफत गिरने वाली थी। इस आफत में अमेरिका के 1400 मिलिट्री ऑफिसर की जान जाने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर किसी को भी इस चीज का अंदाजा नहीं होता। उस दिन सूरज निकलता है जहां एक अफ्रीकन बावर्ची, जिसका नाम डोरस मेलर होता है, ये अपने सभी ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व करता है और फिर वहां से फ्री होकर लॉन्ड्री कलेक्शन के काम पर लग जाता है। ठीक 7:57 पर इसको एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो शायद कोई भी ऑफिसर अपनी सर्विस में सुनना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसका साफ साफ मतलब होता है कि मौत बहुत करीब आ चुकी है। डोरस फौरन शिप के टॉप पर जाता है और ये देखकर हैरान रह जाता है, पूरा आसमान जापानीज बम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। करीब 414 जापानीज बम्बर एयरक्राफ्ट अपने साथ इनकी मौत का सामान लिए तेजी से बढ़ रहे होते हैं। इससे पहले कि अमेरिकन इनके हमले को रोकने के लिए तैयार होता, पलक चपकते ही जैसे अमेरिकन नेवी बेस पर कोई क़यामत टूट पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त जापानीज एयरक्राफ्ट चुन चुनकर अमेरिकन शिप्स को तबाह करना शुरू कर देते हैं। ये हमला यूएस के इसी पर्ल हार्बर बेस पर किया जा रहा होता है और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की आखिर इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी और उस वक्त अमेरिका ने आखिर डोरस मेलर नामी एक बावर्ची को सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया था और अमेरिका ने इस हमले के बदले जापान को ऐसा कौन सा सरप्राइज दिया था जिसमें जापान ने खुद को अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया था। आंसू टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। अगर आप आंसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी की शुरुआत 1941 में होती है, जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा था। वही चाइना जिसके खिलाफ आज 2023 में अमेरिका खुलकर बात करता है। हुआ कुछ यूं था कि वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर गए थे, जहां एक साइड पर जर्मनी और इटली थे, जबकि दूसरी साइड पर ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस मौजूद थे। इस जंग में अमेरिका का कोई भी पार्ट नहीं था। अमेरिका पूरी तरह से न्यूट्रल था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसान की वजह से अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया में होने वाली जंग से बिल्कुल अलग रखना चाहता था। लेकिन एक मुल्क था जो अमेरिका को हमेशा से ही तंग कर रहा था, और वो कंट्री कोई और नहीं बल्कि जापान था। जापान के पास उस वक्त नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने की वजह से वो अपने आसपास के मुल्कों पर धड़ाधड़ कब्जा जमा रहा होता है, ताकि वो अपने मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड को पूरा कर सके। उस वक्त जापान कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशन में ही जापान के करीब फिलिपाइन, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी बहुत बुरी नजर थी। पर मसला ये था कि मलेशिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड की कॉलोनी थी और फिलिपाइन न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। इन सभी कंट्रीज को जापान के दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर शुरू से ही अमेरिका और ब्रिटेन का बहुत बड़ा दुश्मन था। जापान की यही हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का ऑयल नहीं था, बल्कि उसकी डिमांड का 80% ऑयल वो अमेरिका से इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने उसके सामने ऐसी कंडीशन रखी कि पहले उसको चाइना में अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला था। एक तरफ अगर वो चाइना से अपना कब्जा छुड़ा देता तो पूरी दुनिया ये समझती उसने हिटलर की सपोर्ट के बावजूद भी अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं, और दूसरी तरफ ऑयल था जिसके बगैर जापान का रोब वैसे ही कमजोर होता दिखाई दे रहा था। इसलिए जापान ने यह फैसला किया कि वो चाइना से अपने फौजी वापस नहीं बुलवाएगा, और ये फैसला भी चाइना का नहीं था, बल्कि इसके पीछे भी हिटलर का ही हाथ था। बल्कि हिटलर ने जापान को अपने नेचुरल रिसोर्सेज पूरा करने के लिए इंडोनेशिया पर हमला करने का बोला, लेकिन ये काम जितना बोलने में आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं, क्योंकि उस वक्त इंडोनेशिया नीदरलैंड की कॉलोनी थी। वहां तक पहुंचने के लिए ये जरूरी था कि वो पहले फिलिपाइन पर कब्जा करें, जो उस वक्त अमेरिका की एक कॉलोनी थी। जापान को अच्छी तरह ये भी पता था कि अगर वो फिलिपाइन पर हमला करता है तो उसका जवाबी हमला पैसिफिक ओशन में मौजूद अमेरिका नेवल बेस पर्ल हार्बर से ही किया जाएगा, जिसमें जापान को काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बट जापान के पास अब ऑयल रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे थे, इसलिए उनके पास अब हमला करने के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसलिए बिना सोचे समझे इन्होंने चुपके से हमला करने की तैयारी करनी शुरू कर दी। फिलिपाइंस पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर।
जापानीज मिलिट्री लीडर ने यह फैसला किया कि वो अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पर एक ऐसा सरप्राइज अटैक करेगा जिसे पूरी दुनिया क़यामत तक याद रखेगी, और इस बेस को हमेशा के लिए खत्म करके वो फिलिपाइन पर अपना कब्जा जमा लेंगे। जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। वो 15,000 लोगों की एक आर्मी तैयार करता है जिसमें 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स और हैरतअंगेज तौर पर 414 बम्बर एयरक्राफ्ट मौजूद थे। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फोर्स का अंदाजा लगाया जाए तो वहां भी 8 बैटलशिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 4 सबमरीन्स और 390 एयरक्राफ्ट थे। अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास भी जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए काफी फोर्स मौजूद थी, लेकिन इस हमले के लिए जरूरी ये था कि इनको पहले से ही इस चीज का पता होना चाहिए था। पर जापान ये अटैक हर तरह से सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए जापानीज कमांडर ने ये सख्ती से ऑर्डर दिया कि वो हमले से पहले किसी किस्म का कोई वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। जापान से निकलने वाली फोर्स सिर्फ 5 दिनों में ही 8,000 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी, और अब ये पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर थी। और यही वो पॉइंट था जहां से अब जापानीज एयरक्राफ्ट को पर्ल हार्बर पर हमला करने के लिए टेक ऑफ करना था। ये वर्ल्ड वार 2 का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था, बल्कि वो इसके लिए तैयार भी नहीं था। 7 दिसंबर 1941 सुबह को 7:57 पर 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने पर्ल हार्बर पर 2 अलग अलग ग्रुप्स में अटैक करके इस बेस की ईंट से ईंट बचाकर रख दी। अमेरिका जो इस हमले से बिल्कुल वाकिफ नहीं था, उन पर तो जैसे आसमान से क़यामत टूट पड़ी थी। जापानीज एयरक्राफ्ट के पहले ग्रुप ने यहाँ गोलों की बारिश कर दी। 45 मिनटों तक ये क्राफ्ट ऐसे ही पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो यूं लगा जैसे ये हमला खत्म हो चुका था, लेकिन फिर 10 मिनटों के बाद जापानीज बम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आता है और बची बुची नेवल बेस को भी गोले बरसा कर तबाह कर देता है। यहाँ पूरे 1 घंटे और 15 मिनटों तक ये हमला इसी तरह जारी रहता है, जिसमें जापान का पलड़ा पूरी तरह से भारी रहता है। यहाँ तक कि अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई जवाबी हमला भी नहीं किया गया था। अमेरिका के 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट खड़े खड़े ही तबाह कर दिए गए थे। मंजर कुछ ऐसा था कि लगता था जैसे जमीन को आग और आसमान को काले धुएं के बादलों ने पूरी तरह से छुपा दिया हो। इसी दौरान अमेरिका की एक बैटलशिप में अफ्रीकन बावर्ची डोरस मेलर भी मौजूद था, जिसको वीडियो की शुरू में इमरजेंसी सायरन सुनाई दिया था। ये खौफनाक सायरन सुनकर जब तक वो यहाँ से बाहर निकलता, आसमान से एक जापानीज मिसाइल सीधा उनकी शिप पर आ लगा, जिसमें शिप कैप्टन समेत बहुत सारे अफसर जख्मी हो गए थे। डोरस ने अकेले ही इन जख्मियों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया और फिर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन पर जाकर खुद जापानीज एयरक्राफ्ट पर पलट कर वार किया। और अब तक का अमेरिका का ये सबसे पहला हमला था जिसने बगैर किसी ट्रेनिंग के मशीन गन की मदद से टोटल 6 जापानीज एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। इस हमले में जापान के टोटल 29 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए थे। डोरस मेलर पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसको बाद में नेवी क्रॉस दिया गया था। ये अवार्ड यूएस नेवी का सबसे बड़ा अवार्ड था। पूरे 1 घंटा 15 मिनट हमला करने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट तो वापस लौट गए थे, लेकिन वो अब अमेरिका को भी वर्ल्ड वार 2 में धकेल चुके थे और शायद जापान नहीं जानता था कि अब अमेरिका उसका क्या हाल करने वाला है। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपनी नेवल बेस को दोबारा से रिकवर करने में लगा रहता है। अमेरिका का गुड लक ये था कि कई शिप जो हमले के दौरान शैलो वाटर में डूब गई थी, उनको अभी भी रिपेयर किया जा सकता था। उसके बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर बेस पर किया था। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर बम्बों की बरसात कर दी थी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वार 2 में किया जाने वाला पहला हमला था, जिसके बाद अमेरिका ने बस नहीं की। अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान का शदीद वार चलता रहा, जिसमें अब अमेरिका का पलड़ा भारी हो चुका था। जापान इस जंग में बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा था। हर रोज जापान के सैकड़ों फौजी उसके सामने ही मरते थे, मगर वो फिर भी अमेरिका के सामने खुद को सरेंडर नहीं कर रहा था। आखिरकार अगस्त 1940 में अमेरिका ने जापान पर अपने 2 आखिरी हमले करके जापान का हमेशा के लिए नक्शा ही बदल दिया। 6 अगस्त 1940 को सुबह के 8 बजे जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक अमेरिकन बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट दिखाई दिया। इस क्राफ्ट के अंदर 4400 किलो वजनी लिटिल बॉय नामी एक न्यूक्लियर बम मौजूद था।
और यही बम जापान के कैपिटल शहर हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया। एग्जैक्ट 45 सेकंड के बाद जापान में एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ ही सेकंड में भाप बनकर उड़ जाता है। उसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ बढ़ता है, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया था। जापानीज मिलिट्री लीडर के जैसे पांव तले जमीन खिसक गई थी। अभी वो कुछ और सोचता कि इसी हमले के 3 दिनों बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बम गिरा दिया। ये बम मार्क 3 बम था, जिसका नाम फैटमैन था। 4670 किलो बारूद से भरा हुआ ये बम नागासाकी की जमीन को छूते ही आसपास के 50 किलोमीटर के इलाकों को सफाई हस्ती से मिटा देता है। ये वो 2 न्यूक्लियर बम थे जो पहली दफा इंसानों पर इस्तेमाल किए गए थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों में 2,60,000 के करीब लोग मारे गए थे। इस हमले के चंद ही घंटों बाद जापान ने अमेरिका के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था, क्योंकि अब वो अपने मुल्क में और तबाही जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और उसके साथ ही जापान और अमेरिका का वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया और इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म हो गई। उम्मीद करता हूँ आस्ट्रो टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।